काफी नई डायनेस्टीज 7th सेंचुरी में आई थी, ठीक है। और काफी डायनेस्टीज, हम यहाँ पे मैप देख रहे हैं, मैप हमें दिख रहा है ना, इस मैप में हमें अलग अलग डायनेस्टीज के नाम भी दिया है, गुर्जरा, प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा, पाला, चोला, चाहमानास यानी चौहान। ये अलग अलग राजपूत डायनेस्टीज थी जो 7th to 12th सेंचुरी में इस इंडिया सब कॉन्टिनेंट में रूल कर रही थी। ओके, तो अगर आपको पूछा जाए नेम द डायनेस्टीज विच रूल्ड फ्रॉम 7th to 12th सेंचुरीज, तो उसका आंसर आपको इस मैप में ही दिया है। जैसे बोले ना, लोकेट गुर्जरा, प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा, पाला, चोला एंड चाहमानास। These were the dynasties which were ruling to the subcontinents of India from 7th to 12th century. तो आज हम ये सारी डायनेस्टीज के बारे में पढ़ेंगे। ओके ओके मैम। Now how these new dynasties emerged, ये कैसे है? तो 7th सेंचुरी तक तो बिग लैंडलॉर्ड्स थे और हर एक किंगडम में एक वॉरियर चीफ होता था, अलग अलग रीजन का एक वॉरियर चीफ होता था। कई बार किंग के साथ साथ उसके सबऑर्डिनेट्स होते थे, ये सबऑर्डिनेट्स को बोला जाता था समांथास। उनके जो सबऑर्डिनेट्स होते थे उनको बोला जाता था समांथास। तो यू हैव टू अंडरलाइन दिस वर्ड। Existing king often acknowledged them with their subordinates or samantas. Can anyone tell me that before this Rajput के भी पहले एंशियंट पीरियड में, मैं मेडिवल पीरियड की बात नहीं कर रही, मैं एंशियंट पीरियड में कौन सा स्ट्रॉन्ग एम्पायर था? हिंट दो, जिसने अलेक्जेंडर को भगाया था वो कौन सा एम्पायर था? वो डायनेस्टी का नाम क्या था जिसने ऑलमोस्ट इंडिया में रूल किया था? यस मैम, गुप्ता डायनेस्टी। Which dynasty बेटा? Not Gupta. किंग अशोका को भूल गए? मुगल। नो, मुगल तो इसके राजपूत की भी बात आएगा बेटा। मैं एंशियंट में बात कर रही हूँ, एंशियंट पीरियड की बात कर रही हूँ। मौर्यन, मगध डायनेस्टी, मौर्यन एंड मगध एम्पायर। किंग अशोका, कौन सा लास्ट वॉर उसने छोड़ दिया था? कलिंगा वॉर। यस राइट, वो एंशियंट पीरियड है। तो एंशियंट पीरियड में, और उसने किसके सोल्जर को डरा दिया था? अलेक्जेंडर, ठीक है, और उसको फोर्स करके वापस ग्रीस भेज दिया था। उसके बाद राजपूत मेडिवल पीरियड में आया। ओके, तो हम ये मेडिवल पीरियड के बारे में पढ़ेंगे, जो राजपूत रूल के बारे में। पर ये राजपूत क्या करते थे? सब अंदर अंदर, ये गुर्जरा, प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा, एक साउथ में है पाला, चोला, ये सब अपने आप के ही अंदर लड़ाई में बिजी थे। वो अपने अपनी ही बाउंड्रीज को सेव करने में दे वर बिजी। सो दिस किंग, उनके साथ एक समांथास होते थे। ये समांथास काफी पावरफुल और वेल्थ में पैसे वाले होते थे, और अपने आप को वो महासमांथास या मंडेलेश्वरा बोलते थे। They were the great lord of circle or the region. You have to underline this line. As Samanthas gained power and wealth, धीरे धीरे जब उनके पास पावर और वेल्थ आ गया, then they declared themselves Mahasamantha and Mandeleshwara, the great lord of circle or a region. ठीक है? मैम, Yes बेटा, can you repeat what to underline? Yes I can. ये जो समांथास थे, जो किंग के साथ होते थे, वो उनके सबऑर्डिनेट होते थे।
धीरे धीरे ये समांथास के पास काफी वेल्थ, पैसा आ गया और पावर भी आ गया। जब उनके पास काफी वेल्थ और पैसे आ गए तो वो अपने आप को महासमानता बोलने लगे। तो इसीलिए आपको कहां से अंडरलाइन करना है, एज समांथास गेन्ड पावर एंड वेल्थ, they declared themselves to be Mahasamanta and Mahamandaleshwara. The meaning is great lord of circle or a region. वो region का lord, उसका मतलब वो particular circle या particular region का lord बन गए। At times ये समांथास इतने पावरफुल हो गए कि वो particular region को का king बन गए, particular region को रूल करने लगे। जैसे कि राष्ट्रकूटास इन डेक्कन, वो पहले समांथास थे, धीरे धीरे ये समांथास के पास पावर आ गया, इसीलिए वो डेक्कन, पर्टिकुलर डेक्कन के राजा बन गए, राष्ट्रकूटा। अब वो किसके सबऑर्डिनेट थे, चालुक्य के सबऑर्डिनेट थे। इनिशियली स्टार्टिंग में दे वर द सबऑर्डिनेट टू चालुक्यास ऑफ कर्नाटका। चालुक्य डायनेस्टी थी, वो कर्नाटका में रूल कर रही थी। In the mid of 18th century, दांडी दुर्गा जो राष्ट्रकूटा की चीफ थी, वो इतने पावरफुल हो गए कि उन्होंने चालुक्य को कर्नाटका में से हरा के निकाल दिया। ठीक है, निकालने के बाद उन्होंने एक रिचुअल फॉलो किया। ये रिचुअल को बोला जाता है हिरण्यग्रभा, लिटरली मीनिंग गोल्डन वूब। ये रिचुअल ब्राह्मण्स करते हैं। इसका मतलब होता है रीबर्थ। क्यों किया जाता है, राष्ट्रकूटा ने चालुक्य को हरा दिया, चालुक्य को उनको डायनेस्टी में से हरा के हटा दिया। हटाने के बाद वो खुद पर्टिकुलर उस रीजन के राजा बने। राजा बनने के पहले वो एक रिचुअल करते थे, विधि यानी कि राइट, रिचुअल करते थे। ये रिचुअल का नाम था हिरण्यग्रभा यानी कि गोल्डन वूब, और इस रिचुअल का मतलब होता था रीबर्थ। Any doubt till now, beta? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Okay, Vedant, Yes, you ma'am. have to read this paragraph. One such instance was that, page number 17, second paragraph. Okay. One such instance was that of the Rajputras in the Deccan. Initially, they were subordinate to the Chalukyas of Karnataka. In the mid-8th century, Datindurga, a Rashtrakuta chief, overthrew his Chaulukya overlord and performed a ritual called Hiranyagarbha, literally the golden womb. When this ritual was performed with the help of Brahmins, it was thought to the lead to the rebirth of the sacrificer as the Kshatriya, even if he was not won by By the the birth. birth, यानी कि वो राष्ट्रकूटा भले by birth क्षत्रिय में नहीं था, पर ये रिचुअल से उसको क्षत्रिय में कन्वर्ट किया जाता था। क्लियर? ये पैराग्राफ को इंपॉर्टेंट मार्क कर दो। आपको टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर है, जब स्कूल में से बोला जाए तो इसका आंसर यही है, हाउ डिड राष्ट्रकूटा बिकेम पावरफुल? What we have to do important mark? ये पैराग्राफ जो है ना, टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर है, हाउ डिड राष्ट्रकूटा बिकेम पावरफुल, तो इसका आंसर ये आएगा। वेदांत ने जो रीड किया, मैंने जो समझा। Okay. सो इस तरह से हम फ्रॉम दिस एग्जाम्पल दे आर टेलिंग अस कि कैसे राष्ट्रकूटा डायनेस्टी रूलिंग में आई। अदर केसेस, मैन फ्रॉम द एंटरप्राइजिंग फैमिलीज, जो एंटरप्राइज फैमिली में से थे यानी कि राजा नहीं थे, वो मिलिट्री स्किल सीखते थे, जैसे कंडप्पा, मौर्यशरम एंड गुर्जरा प्रतिहारा हरिश्चंद्र, वो ब्राह्मणास थे जिन्होंने ब्राह्मणा ट्रेडिशन छोड़ के आर्मी ज्वाइन की और वो सक्सेसफुल हुए अपनी किंगडम सेटअप करने कर्नाटका और राजस्थान में रिस्पेक्टिवली। कई बार कुछ लोग अपनी जो ब्राह्मण्स ट्रेडिशन होती है उसको छोड़ के
वो आर्मी ज्वाइन यानी कि वॉरियर स्किल्स ज्वाइन करते हैं और पावरफुल बनते हैं और अपना किंगडम वो सेटअप करते हैं। यहाँ पे हमें एग्जांपल दिया है कंदबा, मौर्यशरण और गुर्जरा प्रतिहारा हरिश्चंद्र, जो ब्राह्मण्स थे जिन्होंने ब्राह्मण का प्रोफेशनल छोड़ दिया और आर्म्स उठाए यानी वेपन्स उठाए यानी क्षत्रिय हो गए और सक्सेसफुल अपना किंगडम सेटअप किया। कहां पे सेटअप किया? कर्नाटका एंड राजस्थान। कंडपा मौर्यशरम ने कर्नाटका में अपना किंगडम सेटअप किया, गुर्जरा प्रतिहारा ने राजस्थान में अपना किंगडम सेटअप किया। श्लोक। यस मैम। कंदपा मौर्यशरण ने अपना किंगडम कहां पे एस्टैब्लिश किया था? दिया। कर्नाटका। यस। दक्ष, गुर्जरा प्रतिहारा हरिश्चंद्र ने कहां पे एस्टैब्लिश किया था? राजस्थान। ओके दक्ष, ये जो पैराग्राफ मैंने एक्सप्लेन किया उसको वापस रीड करो, श्लोक आंसर देगा हमें। Okay. In other cases, men from enterprising families used their military skills to carve out kingdoms. For instance, the Kandaba, Mayursaram, and the Gujara Pratihara Harichandra were Brahmins who gave up their traditional professions and took to arms, successfully establishing kingdoms in Karnataka and Rajasthan respectively. इस पैराग्राफ में हमें ये एग्जाम्पल समझना कि कई बार जो राजा अपनी डायनेस्टी एस्टैब्लिश करता है वो बाय बर्थ राजा नहीं होता है, ठीक है, या तो वो ब्राह्मण होता है या तो वो दूसरे एंटरप्राइज में से होता है, दूसरे एक्टिविटी में से होता है, वो चीज वो छोड़ के और वो किंगडम क्षत्रिय किंगडम अडॉप्ट करता है, अपने किंगडम एस्टैब्लिश करता है। दो हम एग्जाम्पल दिया है जो ब्राह्मण्स थे जिन्होंने ब्राह्मण प्रोफेशन छोड़ दिया था। एक एग्जाम्पल था कंदपा मयूरशन जिसने उसकी एस्टैब्लिश की थी किंगडम कर्नाटका में। दूसरा एग्जाम्पल था गुर्जरा प्रतिहारा हरिश्चंद्र जिसने एस्टैब्लिश किया था राजस्थान में से। अंश। यस मैम। मुझे दो एग्जाम्पल जिन्होंने ब्राह्मण प्रोफेशनल छोड़ दिया था, किसने कहां पे उसका किंगडम एस्टैब्लिश किया? Ma'am, one of them has established in Karnataka and the other in You have to name that king, beta, and you have to underline in your textbook. Mayurashram and who established his kingdom in Karnataka, and Gujarat Pratihara Harichandra who established his kingdom in Rajasthan. अब देखो कंदपा है ना, वो उस डायनेस्टी का नाम है, मयूरेशम वो राजा का नाम है। तो कंदपा डायनेस्टी कर्नाटका में थी, किसने एस्टैब्लिश की? मयूरेशम। गुर्जरा प्रतिहारा है वो डायनेस्टी का नाम है, राजा का नाम है हरिश्चंद्र। ये लाइन, ये वर्ड्स आपको अंडरलाइन करनी है। इसमें से किसी भी तरह से ट्रिकी क्वेश्चन आंसर्स या एमसीक्यूज आते हैं तो आपको क्लियरली पता चलना चाहिए। ओके, यहां तक क्लियर है सबको? अब ये सारी किंगडम में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था, संभाला कैसे जाता था, वो लोग कैसे एडमिनिस्ट्रेट करते थे। कई बार न्यू किंग्स होते थे वो अपने आप के टाइटल्स रखते थे, महाराजा, अधिराजा यानी कि ग्रेट किंग, ओवरलॉर्ड ऑफ किंग, त्रिभुवन चक्रवर्तन, लॉर्ड ऑफ द थ्री वर्ल्ड, राइट। ये सारे अंडरलाइन करो वर्ड्स आप। कैसे कैसे टाइटल्स वो लोग अपने आप को देते थे। महाराजा, अधिराजा जिसका मतलब होता था ग्रेट किंग, ओवरलॉर्ड ऑफ किंग, त्रिभुवन चक्रवर्तन यानी लॉर्ड ऑफ थ्री वर्ल्ड्स, तीनों वर्ल्ड के राजा, अपने आप को समान था, एज वेल एज भले वो पीसेंट्स ट्रेडर्स ब्राह्मण्स, ठीक है। इन ईच ऑफ दिस स्टेट्स वो लोग रिसोर्सेस कहां से लेते थे? तो वो पीजेंट से, कैटल कीपर से, आर्टिशियन से वो लोग रेंट लेते थे यानी टैक्स लेते थे। रेवेन्यू वाज आल्सो कलेक्टेड फ्रॉम द ट्रेडर, रेवेन्यू यानी कि टैक्स।
वो उनका एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए लोगों से टैक्स, जैसे अभी भी गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है ना, यस मैम। इसी तरह जो एग्रीकल्चर करते थे, ट्रेडर्स होते थे, उनसे थोड़ा थोड़ा परसेंट वो टैक्स लेते थे। ये जो रिसोर्सेस थी, यानी ये जो टैक्स थे, उससे राजा क्या करता था? टेम्पल कंस्ट्रक्ट करता था, फोर्ट कंस्ट्रक्ट करता था, वॉर के लिए फाइट करने के लिए वो वॉर में वेपन्स यूज करता था, वेल्थ, ठीक है। कई बार वो दूसरे किंगडम को कॉन्कर करके वहां का वेल्थ प्लंडर यानी लूट लेते थे। फॉर कलेक्टिंग रेवेन्यू एक फंक्शंस फॉलो करते थे, यानी हेरिडेटरी होता था। पर्टिकुलर एक फैमिली चूज किया जाता था जिसका काम होता था रेवेन्यू कलेक्ट करना, और वो हेरिडेटरी होता था। जिस फैमिली को ये काम दिया गया, उसके बाद का जो भी उसके बच्चे हो गए वो यही काम करेगा। ओके, सो ये पोजीशन हेरिडेटरी होती थी। दिया, Yes, ma'am. यू हैव टू रीड फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशंस इन द किंगडम वाला पूरा जो मैंने एक्सप्लेन किया, फिर एक एक पैराग्राफ में अगर कोई डाउट है तो वो मैं एक्सप्लेन करूँ। Administration in the kingdoms. Many of these new kings adopted high-sounding titles such as Maharaja, Adhiraja, Great King, Overlord of Kings, Tribhuva Bhavana, Chakravartin, Lord of the Three Worlds, and so on. However, in spite of such claims, they often share power with their Samantas as well as with associations of peasants, traders, and Brahmins. In each of these states, resources were obtained from the producers, that is, peasants, cattle keepers, artisans, who were often persuaded or compelled to surrender part of what they produced. Sometimes they were claimed as rent due to a lord who asserted that he owned the land. Revenue was also collected from traders. This Any sources doubt now? किसी no को भी ma'am. पूछना है? देखो ये पैराग्राफ में से ये बताता है सोर्स, रिसोर्स यानी पैसा, वो ऑब्टेन किया जाता है प्रोड्यूसर्स। कौन कौन थे प्रोड्यूसर्स? पीजेंट्स, कैटल कीपर, आर्टिशियन। उनको परसुएट यानी कंपलसरी बोला जाता था कि जो भी चीज उन्होंने प्रोड्यूस किया है उसका हाफ पार्ट या थोड़ा पार्ट उनको राजा को दे देना है, सरेंडर कर देना है। कई बार रेंट बोला जाता था इसको, राइट, यानी जो भी लैंड ओन किया होता है वो लैंड पे टैक्स पे करना। रेवेन्यू ट्रेडर से कलेक्ट किया जाता था, यानी कि देखो पीजेंट्स, कैटल कीपर, आर्टिशियन से वो जो प्रोड्यूस होता था ना, वो प्रोड्यूस यानी कि वो जो चीज प्रोड्यूस करते थे वो लेते थे, और ट्रेडर से पैसे लेते थे, रेवेन्यू लेते थे, ठीक है। जिसकी लैंड है उससे रेंट लेते थे यानी पैसे लेते थे। यस अंश। Ma'am, टीबी वन्ना क्या बेटा? मैम व्हाट इज मीनिंग ऑफ टीबी वन्ना चक्रवर्ती? इसका दिया है ना पैराग्राफ में, तीनों वर्ल्ड का लॉर्ड, तीनों वर्ल्ड का भगवान, लॉर्ड। यस मैम। ma'am, cattle keepers means कैटल कीपर मीन्स, किसने पूछा ये? एक मिनट, किसने मुझे पूछा कैटल कीपर? धारा ऑन योर वीडियो बेटा टुडे, धारा एंड रुतवा बोथ। किसको डाउट है कैटल कीपर में? ma'am me. रुतवा तुम्हें डाउट है? Yes. कैटल का मतलब क्या? चलो कैटल क्या होता है? वेदांत कैटल क्या होता है? बछड़ा। हैं? कैटल किसे बोलते हैं? दिया? Animals were kept Yes. like cow and buffalo. यस, तो उनकी देखभाल करने वाले कैटल कीपर, उनका जो देखभाल करते हैं, हर्डरर्स, कैटलर एंड हर्डरर्स। रुतवा Okay, ma'am. Okay, ma'am. क्लियर बेटा? Yes. ओके, एनी अदर डाउट? दिया कंटिन्यू रीडिंग। Yes, ma'am. These resources were used to finance the king's establishment as well as for the construction of
temples, and forts. They were also used to fight wars, which were in turn accepted to lead to the acquisition Conversation of wealth in the form of plunder and access to land as well as trade routes. ओके अभी The ये सेकंड पैराग्राफ में 1 मिनट अब ये जो रिसोर्सेज उन्होंने कलेक्ट किए थे ऊपर से वो कहाँ पे यूज करते हैं ये बताया जैसे किंग है वो टेंपल बिल्ड करने में यूज करता है फोर्ट बिल्ड करने में यूज करता है वॉर्स जब करता है तो उसमें यूज करता है कई बार वो वेल्थ एक्वेंटाइज यानी कि एक्वायर करता है कैसे कोई दूसरे कंट्री में लूट के प्लंडर करना यानी लूटना और किसी की लैंड है वो ट्रेड रूट करने के लिए भी वो लैंड एक्वायर कर देनी ये अलग अलग तरीके से भी राजा उसकी वेल्थ इंक्रीज करता है क्लियर अब यस अब ये काम किसको दिया जाता है रेवेन्यू कलेक्ट करने का कंटिन्यू दिया The functionaries for collecting revenue were generally recruited from influential families and positions were often hereditary. This was true about the army as well. In many cases, close relatives of the king held this position. Okay. अब ये जो रेवेन्यू कलेक्ट करना है वो इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज यानी फैमिलीज जो राजा के नजदीक वाले होते हैं रिलेटिव्स होते हैं उन्हीं में से सिलेक्ट किया जाता है रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम और ये हेरिडेटरी होता है यानी जो फैमिली में से जिसको सिलेक्ट किया उसके बाद उसका बेटा उसके बाद उसका बेटा इवन इन द आर्मी पोजीशंस भी हेरिडेटरी होती है और राजा के रिलेटिव्स ही होते हैं क्लोज रिलेटिव्स ही होते हैं क्लियर इस पैराग्राफ में ये तीनों के तीनों पैराग्राफ टिक कर दो और रीड सॉरी कोई भी डाउट है अभी Ma'am, in between your voice has been cracked. क्या अंश Ma'am, Your voice was not coming. चला गया था. अभी 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 आया ना Yes, चलो ma'am. अब हम थर्ड टॉपिक में जाएंगे प्रशस्तीज एंड लैंड ग्रांट ओके दिस आर व्हाट दिस टू आर द प्रशस्तीज और लैंड प्रशस्तीज कंटेन डिटेल दैट मे नॉट बी लिटरली ट्रू but it tells us how rulers wanted to depict themselves कि वो रूलर कैसा था वैलेंट यानी काइंड विक्टोरियस वॉरियर था ये प्रशस्ति कौन लिखता है कंपोज्ड बाय ब्राह्मण्स यूजुअली जिसका काम होता है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन में पोजीशन हेल्ड करता है तो प्रशस्ति क्या होती है प्रेजिंग कोई भी चीज लिखा होता है प्रेजिंग में प्रेज करना होता है ठीक है ये हर बार प्रशस्ति जो लिखी हुई बुक होती है जिसमें राजा को प्रेज किया गया था वो हर बार इट इज नॉट नेसेसरी कि वो सच ही हो ट्रू ही हो पर वो हमें बताता है कि राजा कैसा था वायलेंट यानी काइंड विक्टोरियस यानी उसने बहुत सारी विक्ट्री की थी वॉरियर की थी और ये किसने लिखी होती है ब्राह्मण्स ने लिखी हुई होती है मैनी रूलर्स डिस्क्राइब उनकी जो अचीवमेंट्स होती है वो कहाँ पे लिखा होता है प्रशस्ति लिखी हुई होती है प्रशस्ति बुक होती है जिसमें राजा के अचीवमेंट्स लिखे होते हैं प्रेज किया गया होता है ठीक है किंग ऑफन रिवॉर्डेड राजा कई बार ब्राह्मण्स को रिवॉर्ड देता है गिफ्ट देता है क्या लैंड देता है जमीन देता है और ये उसने ब्राह्मण को गिफ्ट दिया है वो उसने किसमें लिखा है तो रिकॉर्डेड ऑन द कॉपर प्लेट आपको देखो पिक्चर दिख रही है कॉपर प्लेट्स की जहां पे उसने लिखा होता है कौन से ब्राह्मण को कौन सी लैंड रिवॉर्ड के तरीके से दी है गिफ्ट में देना यानी ग्रांट देना गिफ्ट में देना यानी कि ग्रांट देना क्यों देते थे वो ब्राह्मण को गिफ्ट क्यों देते थे व्हाट वाज द रीजन क्योंकि ब्राह्मण ने क्या लिखा था राजा के लिए प्रशस्ति लिखी थी राइट खुश होके राजा उसे क्या देता था लैंड देता था वेदांत स्टार्ट रीडिंग दिस पैराग्राफ प्रशस्ति एंड लैंड ग्रांट Prasastis contain details that may not be literally true,
but they tell us how rulers wanted to depict themselves as valiant, victorious warriors. For example, these were composed by learned Brahmins who occasionally helped in the administration. The achievements of Nagabhata. हाँ yes, you have to read that. इसमें वो नीचे का बाकी मत पढ़ना, पहले first two पैरा ही पढ़ना उसमें से. Okay. Many rulers described their achievements in prasastis. One prasasti written in Sanskrit and found in Gwalior, Madhya Pradesh describes the exploits of the Nagabhata, a Pratihara king. He was a Pratihara king. as follows. नीचे वाला रीड करो बेटा. King often rewarded Brahmins. You have to underline this line. King often rewarded Brahmins by grant of land. इसे underline कर देना. Kings often rewarded Brahmins by grants of lands. These were recorded on copper plates which were given to those who received the land. Figure 2 read करो और वहां पे INP कर दो. This is a set of copper plates recording a grant of land made by a ruler in the 9th century, written partly in Sanskrit and partly in Tamil. The rings holding the plates together is secured with a royal seal to indicate that this is an authentic document. Yes, उस पे एक सील डाला है जिसमें राजा का सील होता है, उसकी निशानी होती है जो बताता है कि ये जो कॉपर प्लेट डॉक्यूमेंट है वो बहुत ही प्रीशियस है, ऑथेंटिक है. क्लियर? Yes. ओके. वेदांत पेज नंबर 20, उसमें व्हाट वाज गिवन विद द लैंड वाला नहीं पढ़ना है, वो नीड नहीं है. उसके नीचे वाला पैराग्राफ पढ़ो. Unusual for the 12th century was a long Sanskrit poem containing the history of kings who ruled over Kashmir. It was composed by an author named Kalhana. He used a variety of sources including inscriptions, documents, eyewitness accounts, and earlier histories. To write his account, unlike the writer of Prasastis, he often is critical about rulers and their policies. Yes, ये important पैराग्राफ है. अब 12th सेंचुरी में एक कश्मीर के राजा के बारे में एक राइटर था, ऑथर था जिसका नाम था कल्हाना. उसने संस्कृत में पोयम लिखी. कौन सा राइटर था? अंश, राइटर का नाम बोलो. मैम कौशंसा. है? वेदांत, राइटर का नाम बोलो. कल्हाना. और उसने कौन से राजा के बारे में लिखा था? कश्मीर के राजा. यस, राइट. वे अंश वापस बोलो. मैम कौन सा राइटर था जिसने कश्मीर के राजा के बारे में? कल्हाना एक ऑथर था जिसने संस्कृत पोयम लिखी थी. उसमें उसने सारी हिस्ट्री लिखी थी किंग जो कश्मीर में रूल कर रहा था. कौन से सेंचुरी में? 12th सेंचुरी में. अब उसने कौन कौन से सोर्स यूज किया था? उस वक्त पेपर तो था नहीं, राइट? तो इंस्क्रिप्शंस, कॉपर प्लेट्स जैसे डॉक्यूमेंट्स, आई विटनेस अकाउंट्स, राइट? और अनलाइक राइटर ऑफ प्रशस्तीस जैसे कोई राजा की अच्छी बुरी बात लिखता है, उसने भी अच्छी बुरी बात लिखी थी. ओके, क्लियर टिल नाउ? यस. Yes. कोई भी डाउट है? चलो अब आगे हम बढ़ते हैं. वॉरफेयर फॉर वेल्थ. व्हाट इज वॉरफेयर? वॉरफेयर क्या होता है? मैम यस, what ma'am, can you repeat the question? it is in your textbook. Warfare. What is the meaning of warfare? The things which are done in war. वॉरफेयर यानी लड़ाई, वॉर ही होता है. ओके, अब किसके लिए लड़ाई हो रही है? वेल्थ के लिए. टू इंक्रीज देयर किंगडम, टू बी मोर पावरफुल, टू बी मोर स्ट्रॉन्ग इन द वे ऑफ मनी. तो
warfare for wealth. You have noticed that each of this ruling dynasty, हर एक रूलिंग डायनेस्टी एक स्पेसिफिक रीजन होती थी. एट द सेम टाइम वो दूसरे एरिया में भी कंट्रोल करना चाहते थे, राइट? जैसे कि हम देखेंगे कन्नौज के बारे में, गंगा के बारे में. गुर्जरा प्रतिहारा, 3 लोग थे, गुर्जरा प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा और पाला डायनेस्टी. वो तीनों के 3 कन्नौज में रूल करना चाहते थे क्योंकि कन्नौज के पास काफी वेल्थ थी. वेल्थ यानी कि वो पावरफुल था, वेल्दी था. कैसे? तो उसके जो मिनरल रिसोर्सेस थे ना, उसके पास काफी रिसोर्सेस थे. ये 3 पार्टीज काफी कॉन्फ्लिक्ट में होते थे, यानी झगड़ते रहते थे कन्नौज को कैप्चर करने के लिए. और इसीलिए हमारे इंडियन हिस्ट्री ने इनके बारे में जब डिस्क्राइब किया तो इन तीनों की लड़ाई को क्या बोला? ट्रिपाटाइट स्ट्रगल. क्या बोला गया? ट्रिपाटाइट स्ट्रगल. यस. Okay, so you have to underline from Gurjara Pratihara, Rashtrakuta and Pala dynasty fought for the control over Kannauj. किसमें कंट्रोल वो चाहते थे? कन्नौज डायनेस्टी में कंट्रोल चाहते थे. Because there were 3 parties in a long drawn conflict. बहुत लंबी लड़ाई. और इसीलिए हिस्टोरियन ने कई बार डिस्क्राइब किया इसको ट्रिपाटाइट स्ट्रगल. You have to write today this in my notebook. अब उस वक्त राजा कितना पावरफुल है वो कैसे बताता था? तो ह्यूज मॉन्यूमेंट्स बिल्ड करता था, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बिल्ड करता था, बड़े बड़े टेम्पल्स बिल्ड करता था, राइट? सो व्हेन दे अटैक इन अनदर्स किंगडम, वो दूसरी किंगडम को अटैक करता था तो वो किसे टारगेट करता था? क्या तोड़ता था? बड़े बड़े टेम्पल को. जब मोहम्मद गजनी अफगानिस्तान से आया तो उसने इंडिया में क्या टारगेट किया? सोमनाथ टेम्पल तोड़ दिया उसने कई बार. ओके, इसी तरह कोई भी डायनेस्टी का राजा दूसरे किंगडम पे अटैक करता था तो वो क्या तोड़ता था? पहले टेम्पल्स, टारगेट द टेम्पल्स, क्योंकि वो टेम्पल्स बताते थे कि वो राजा कितने रिच है. ओके, बताते थे वो कितने रिच है. वन ऑफ द बेस्ट नोन सच रूलर इज सुल्तान. सुल्तान का मतलब है एक अरेबिक वर्ड जिसका मतलब होता है राजा, रूलर. रूलर का मतलब सुल्तान. Here it is given the word in the box, sultan, an Arabic term meaning ruler. Tick, you have to write today. One of the best known of such ruler is Sultan Mahmud of Ghazni. He was from Afghanistan. He ruled from 997 to 1030 और पूरे सेंट्रल एशिया, ईरान, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट में उसने सारा किंगडम कैप्चर कर दिया था. एवरी ईयर वो हमारे सब कॉन्टिनेंट में आता था और टेम्पल्स को टारगेट करता था. वन ऑफ दैट वाज सोमनाथ, गुजरात. जितनी वो क्यों यहाँ पे वो रूल करने के लिए नहीं कैप्चर करता था, आता था, हम पे अटैक करता था, सारी वेल्थ को प्लंडर यानी लूटता था और अफगानिस्तान चला जाता. ओके, उसके गजनी किंगडम को वो रिच किंगडम बनाना चाहता था, स्प्लेंडेड सिटी बनाना चाहता था. इसलिए रुतवा, यू हैव टू रीड फ्रॉम वेलफेयर फॉर वेल्थ. उसके 3 पैराग्राफ जो मैंने एक्सप्लेन किए उसको वापस रीड करो. रुतवा मैम, फ्रॉम वेयर? वेलफेयर फॉर वेल्थ. You may have noticed that each of these ruling dynasties was based in a specific region. At the same time, they tried to control other areas. One particularly prized area was the city of Kannauj in the Ganga Valley. For centuries, rulers belonging to the Gurjara, Prathira, Rashtrakuta
and Pala dynasties fought for control over Kannauj because there were three parties in this long-drawn conflict. Historians often describe it as the three-party struggle. Okay. As Any we doubt see, till now? No, ma'am. Continue, beta. as we will see, rulers also tried to demonstrate their power and resources by building large temples. So, when they attacked one another's kingdoms, they often chose to target temples, which were something extreme reach. You will read more about this in chapter 5. Continue, beta. और एक पैराग्राफ One में of the क्या बोल? Yes. One of the best known of such rulers is Sultan Muhammad of Ghazni, Afghanistan. He ruled from 997 to 1030 and extended control over parts of Central Asia, Iran, and the northwestern part of subcontinent. He reigned the subcontinent almost every year. His targets were wealthy temples, included that of Somnath, Gujarat. Much of the wealth Muhammad carried away was used to create a splendid capital city at Ghazni. Any doubt? Ma'am, I have a doubt. Yes, beta. Ask. Ma'am, why Sultan Muhammad he targeted temples? कोई भी राजा है, ठीक है, मैंने आपको एक्सप्लेन कैसे किया, कोई भी राजा है वो पावरफुल है, वो कैसे बताएगा कि उसके पास पावर, उसके पास इतना वेल्थ था, तो वो क्या बिल्ड करते थे उस वक्त? ह्यूज टेम्पल बिल्ड करते थे। उस वक्त वो क्या बिल्ड करते थे? ह्यूज टेम्पल बिल्ड करते थे। और वो टेम्पल के अंदर जो आइडल होता था, मूर्ति होती थी, वो गोल्ड की होती थी, उसपे सारे ज्वेलरी होते थे, ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी एग्जांपल है दिया, मुझे ये बताओ कि अब कोई भी कंट्री डेवलप्ड होती है, कोई भी कंट्री रिच होती है, कैसे पता चलता है हमें? उसमें हमें क्या देखने को? आप दुबई को देखो, ठीक है, तो दुबई में क्या है? आप क्या देखने जाते हो वहां पे? बिल्डिंग, बुर्ज खलीफा, ठीक है ना। हाँ, तो पहले लोग क्या करते थे? ऐसे क्या बिल्ड करते थे? ह्यूज मॉन्यूमेंट्स एंड टेम्पल, ठीक है। आज अगर हम अभी भी अंबाजी टेम्पल की बात करें, सोमनाथ टेम्पल की बात करें, तो क्या उसमें जो मूर्तियां है, आइडल है, उसमें जितनी भी ज्वेलरी है वो गोल्ड, सिल्वर, डायमंड्स की ही है। तो पहले तो राजा के पास टेम्पल ही थे बिल्ड करने के लिए, ठीक है ना। yes. तो कोई भी राजा पावरफुल होता था तो वो उसका पैसा बताने के लिए कि मैं बहुत रिच हूँ दूसरे राजा के कंपैरिजन में, तो वो बड़े बड़े टेम्पल बिल्ड करता था। और बड़े बड़े टेम्पल में जितनी भी चीजें वो होती थी, सब रियल गोल्ड, मूर्तियां सब वैसी होती। तो जब अफगान के रूलर्स थे, उनको पता चला कि इंडिया में जो राजा है और राजाओं के जो टेम्पल है उसमें बहुत सारा पैसा है, वेल्थ है, ठीक है, तो वो लूटने आते थे हमारे वेल्थ को। ओके, नाउ योर डाउट इज क्लियर? Yes, ma'am. Okay. Now I will continue, then here you have to read, okay? Sultan Mahmud was also interested in finding out more about the people he conquered and entrusted a scholar named Al-Birani to write an account of subcontinent. अब इंडियन हिस्टोरियन को ये कैसे पता चला, ठीक है, कि एक मोहम्मद गजनी था, वो यहाँ पे आया था, उसने लूटा था। तो उस वक्त सुल्तान महमूद गजनी ने एक पर्सन को हायर किया था जिसका नाम था एल बुरानी, जिसने महमूद गजनी के बारे में उसकी बुक में सारा लिखा था। महमूद गजनी इस सब कॉन्टिनेंट में गया, महमूद गजनी ने यहाँ पे लूटा, यहाँ पे सोमनाथ टेम्पल को किया, 12 बार उसने हमारे पे अटैक किया। क्वीन नाइकी देवी ने एक बार उसको हराया,
राइट, और उसके बाद वो कभी भी सोमनाथ नहीं आया था। ये सारी हिस्टोरियन को सोर्स मिला, इंफॉर्मेशन मिला, जो बुक लिखी थी अल बिरानी ने, और वो बुक का नाम था किताब उल हिंद। ठीक है, सो दिस इज द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्टोरियन। तो यहाँ पे आपको अंडरलाइन करना है अल बरूनी जिसने बुक लिखी थी किताबे उल हिंद, ये दोनों लाइन अंडरलाइन करो। और इस बुक में उन्होंने मोहम्मद गजनी के अचीवमेंट्स के बारे में लिखा था। मोहम्मद गजनी ने संस्कृत राइटर्स को, स्कॉलर सॉरी हिस्टोरियंस इवन कंसल्ट द संस्कृत राइटर्स, वो संस्कृत राइटर्स भी होते थे, उनसे भी सोर्स कलेक्ट करते। अदर किंग जो वेलफेयर में थे, अब दूसरे राजा के बारे में हम पढ़ेंगे, वो चामना थे, लेटर जिनको चौहान बोला जाता था, जो दिल्ली और अजमेर में रूल करते थे। वो अपना कंट्रोल वेस्ट ईस्ट तक करना चाहते थे, गुजरात में करना चाहते थे, उत्तर प्रदेश में करना चाहते थे। सबसे वैसा एक फेमस चौहान रूलर था पृथ्वीराज III। द बेस्ट नोन चामाना रूलर वाज पृथ्वीराज III, जिसने अफगान रूलर को डिफीट किया था मोहम्मद गोरी इन 1191, बट इन नेक्स्ट वॉर गोरी ने उसको हरा दिया था। और वो बैटल था बैटल ऑफ टेराइन, ये आपको नहीं दिया है। क्या किया था पता है उसने? पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया दूसरी बैटल में और उसको अफगानिस्तान ले गया। किसी को उसकी स्टोरी पता है? वहां जाके उसने क्या किया था? नो मैम। What, ma'am? किसी को नहीं पता? Can you repeat what you have said? I'm going to tell you the story also which is not there in your book. Okay, I'll come to it. देखो, अब हमने ये मोहम्मद गजनी के बारे में पढ़ा, वैसे ही दूसरे हम चौहान के बारे में पढ़ेंगे कि काफी संस्कृत राइटर थे जिन्होंने चौहान राजा के बारे में भी लिखा था। चाहमाना किंग, राइट? चाहमाना किंग में से एक जो राजा थे वो पृथ्वीराज III, पृथ्वीराज चौहान के बारे में थे। हमने पढ़ा मोहम्मद गजनी के बारे में, महमूद गजनी, सॉरी महमूद गजनी अफगान का रूलर था। महमूद गजनी के बाद आया था मोहम्मद गोरी। कौन आया था? मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी जब इंडिया में आया हमारे वेल को लूटने के वक्त, उस वक्त चौहान रूलर पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में दो बैटल हुए, बैटल ऑफ टेराइन। पहली बैटल में मोहम्मद गोरी हार के चला गया, दूसरी बैटल में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया और उसकी दोनों आंखें उसने तोड़ दी और उसको अफगानिस्तान ले गए। उसको कहां पे लेके गया? अफगानिस्तान अपने पास लेके गया। अब यहाँ पे हमें बताया नहीं गया है कि वो संस्कृत राइटर था जिसका नाम था चांद बड़ाई। जो राइटर था उसका नाम क्या था? चांद बड़ाई। उसने उसकी संस्कृत पोयम में ये दोनों बैटल के बारे में लिखा था कि किस तरह पृथ्वीराज चौहान बहुत ब्रेवली मोहम्मद गोरी के साथ लड़े थे। अब उसी पोयम में उन्होंने लिखा था चांद बड़ाई ने कि जब वो पृथ्वीराज चौहान को अफगानिस्तान में लेके गए, ब्लाइंड फोल्ड, उनकी दोनों आंखें फोड़ दी थी उन्होंने, पृथ्वीराज चौहान को अफगानिस्तान में बंदी बना दिया था। अब पृथ्वीराज चौहान क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि एक ना एक दिन ये मरने तो वाले थे, मरने के पहले वो मोहम्मद गोरी को मारना चाहते थे, पर वो तो अब अंधे हो गए थे, वो कैसे करेंगे? तो चांद बड़ाई भी उनके साथ अफगानिस्तान उनके साथ लेके, क्योंकि वो उनके मिनिस्टर भी थे पृथ्वीराज चौहान के और एक अच्छे राइटर भी थे, पोएट भी थे। उन्होंने मिलकर एक कॉन्स्पिरेसी की। पृथ्वीराज चौहान ने चांद बड़ाई को बोला कि आप मोहम्मद गोरी के पास जाओ और उसको बोलो कि अब से मैं आपके लिए सारे अकाउंट्स लिखूंगा, आपका पोएट बन जाऊंगा, ठीक है, और आपको सपोर्ट करूंगा, और पृथ्वीराज चौहान को हम छोड़ देते हैं। मोहम्मद गोरी को फिर धीरे धीरे
उनके साथ रहने लगे चांद बढ़ाई। और एक दिन उन्होंने ये बताया कि आपको पता है पृथ्वीराज चौहान तो देखे बिना भी बहुत अच्छा तीर चलाते हैं, आर्चरी करते हैं। मोहम्मद गोरी ने बोला पॉसिबल ही नहीं है, वो तो देखते ही नहीं है। तो बोले चलो लगा दी शर्त, हम लोग उनको एक ओपन से ग्राउंड में लेके जाते हैं और वो देख तो नहीं देते, और आप उनको बोलना और अब वो जहां बोलोगे वहां पे वो निशाना ताकेंगे, राइट। फिर मोहम्मद गोरी मान गया, मोहम्मद गोरी वहां पे लेके गया। एंड यस, पृथ्वीराज चौहान वाज वेरी गुड एट आर्चरी। वो सुनते थे, जहां से आवाज आती थी वो उनका तीर वहां पे मारते थे। अब उन्होंने क्या किया, जहां पे सुल्तान खड़ा था यानी मोहम्मद गोरी, उसके बाजू में ही चांद बढ़ाई खड़ा था और उसने राजस्थानी में पोयम बोलना शुरू की। उसने पृथ्वीराज चौहान को पोयम में मेजरमेंट बताया कि सुल्तान कहाँ पे खड़ा है, और उसने बोला 3 गज यानी कि 3 कदम आपके आगे यहाँ पे सुल्तान खड़ा है। पूरी पोयम उसने राजस्थानी में बोला। एंड में उसने बोला तू चूके ना बांध, यानी तू अपना बांध चुकना मत। और जैसे ही सुल्तान ने बोला कि तीर मारो, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान ने तीर छोड़ा और सुल्तान के गले के आगे। इस तरह पृथ्वीराज चौहान ने अफगानिस्तान में जब उनको लेके गए, बंदी बना के रहे, इस तरह से उसने मोहम्मद गोरी को मार डाला। अब मारने के बाद आपको क्या लगता है कि मोहम्मद गोरी के सोल्जर्स छोड़ देंगे? तब जाके चांद बढ़ाई और पृथ्वीराज चौहान ने अपने आप को खंजर मार दिया और अपने आप को वहीं पे खत्म कर दिया। पर पृथ्वीराज चौहान ने शपथ ली थी कि मरने के पहले मैं गोरी को मारना, और इस तरह से चांद बढ़ाई ने पृथ्वीराज को हेल्प किया। और पूरी उसकी ये पूरी चांद बढ़ाई के बुक में उसने लिखा हुआ था। ओके, इट इज नॉट गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, पर ये चांद बढ़ाई जो है उसने इस तरीके से मारा था। क्लियर? अब ये जो लास्ट 2 पैराग्राफ है दिया, यू हैव टू रीड एंड कंप्लीट दिस पार्ट। इन बिटवीन आपको कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो। अक्षय कुमार तो कॉमेडी है। यस दिया, रीड बेटा। Sultan Muhammad was also interested in finding out more about the people he conquered and entrusted a scholar named Al-Birani to write an account of the subcontinent. This Arabic work, known as the Kitab-ul-Hind, remains an important source for historians. He consults Sanskrit scholars to prepare this account. Other kings who engaged in warfare included the Chamans, later known as the Chauhans, who rule over the region around Delhi and Ajmer. They attempt to expand their control to the west and east, where they were opposed by the Chalukyas of Gujarat and the Gahadavals of western Uttar Pradesh. The best known Chahaman ruler was Prithvi Viraj III, 1168 to 1192, who defeated an Afghan ruler named Sultan Muhammad Ghori in 1191, but lost to him the very next year in 1192. ओके, एनी डाउट इन दिस? आपको पता चला? तो ये दोनों अफगान के राजा थे, हमने पढ़ा, मोहम्मद गजनी, महमूद गजनी और मोहम्मद गोरी, ठीक है, हमने पढ़ा। वो दोनों इंडिया में आते थे उनके वेल्थ के लिए। किसके लिए वॉर करते थे? वेल्थ के लिए वॉर करते थे, ठीक है। एनी डाउट? क्लियर है यहाँ तक सबको? यस मैम। अभी जो नेक्स्ट जो पार्ट है वो मैं सैटरडे आपको एक्सप्लेन करूंगी। अगर इसमें से वापस कोई चीज आपको समझनी है तो मुझे बताना, ठीक है। और वर्कशीट सारी कंप्लीट करना। आज मैंने इतना कुछ आपको जितना अंडरलाइन किया वो अपनी नोटबुक में लिखते जाना, ओके। चलो बाय एवरीवन। Bye, ma'am. Ma'am, I have a doubt in worksheet. Can I tell you? व्हाट बेटा? Ma'am, I have a doubt in a question of worksheet of geography. पूछो पूछो बेटा। Ma'am. 1 minute, I am taking worksheet from my.
It is question number 17. True, false. Is this possible that there could be an ecosystem of large rainforest, desert, mountain, etc.? It is a wait. Let me also remove the worksheet. MCQ है ना बेटा? Oh, ma'am, it is true or false 17 Wait. and 18 also. कौन सा नंबर है? 18 नहीं. Ma'am, 17 and 18 both. Is this possible that there could be an ecosystem? Yes, it can be possible. True. And 18? Information revolution made communication. Yes, true. Okay, ma'am, thank you. Okay. Bye, everyone. Bye, ma'am.